एक बार जो है 1979 में दिसंबर के महीने में बिड़ला जी जो है कृष्ण कुमार बिड़ला 5 करोड़ रुपए लेकर आए चुनाव में मदद देने के लिए। चौधरी साहब ने कहा राजनारायण उनको लेकर आए थे, जो उत्तर प्रदेश के ही नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था अदालत में भी, और फिर बाद में जो है इमरजेंसी लगी चुनाव में जीते, इंदिरा को हराया था उन्होंने, वो लेकर आए। तो चौधरी साहब ने कहा कि इनको वापस पैसे को रखवाओ इनकी गाड़ी में, मैं किसान के पैसे से राजनीति करता हूँ, जब मैं पूंजीपतियों से पैसे लेकर चुनाव लड़ूंगा तो मैं उन्हीं के काम करूंगा, मैं बिक जाऊंगा। और आजकल तो मैं देखता हूँ कि बहुत झूठ बढ़ गया है राजनीति में। पहले हमसे पता चला आपको झूठ बढ़ गया है? इसलिए पता लगा कि पहले हमारे बुजुर्ग जो कोई झूठ ज़्यादा बोलता था उसको अपनी चारपाई पर भी नहीं बैठने देते थे, कहते नहीं यहाँ आप जाइए। और आज मैं देखता हूँ कि मोदी ने तो एक विश्व रिकॉर्ड बनाया झूठ बोलने में। उन्होंने उनके बराबर कोई विश्व में आदमी नहीं जो इतना झूठ बोलता हो, हर जगह वे झूठ बोलते हैं। और अभी भी कह रहे थे वे, तो चौधरी साहब ये कहते थे कि अखबारों में टीवी में जब मेरी बढ़ाई आने लगे तो ये समझ लेना चौधरी चरण सिंह बिक चुका, चौधरी चरण सिंह आपका नहीं रहा। तो ये आज तो अखबार भरे मिलेंगे और मोदी हाँ मोदी के तो वाह करेंगे, चैनल वाले करते रहते हैं, लेकिन ये तो घूमते रहते हैं आवारा किस्म के लोग हैं इनमें ज़्यादातर। और ये भी कहते थे मैं राजनीति में गलती से आ गया, कई बार वे कहते थे इस बात को कि मैं गलती से आ गया क्योंकि मेरा ये विषय नहीं था, राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं था। लेकिन उनकी ईमानदारी के लोग कायल थे। अपने लड़के के बारे में भी वे कहते थे कि भाई ये मेरा लड़का आपकी सेवा नहीं करेगा, जो आज सच साबित हो रहा है। उन्होंने ये कहा था मैंने गरीबी में जन्म लिया, झोपड़ी में जन्म लिया, और मेरा तो लड़का जो है मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का लड़का है, इसलिए उसने गरीबी को नहीं देखा। और गरीबी जो देख चुका होता है कहते हैं ना, उनका ये कहना था कि मैं तो गरीब बाप की औलाद हूँ लेकिन मेरे बच्चे गरीब बाप की औलाद। हाँ जी, उनका ये कहना था कि जिसके ना फटी बेवाई वो जाने क्या पीर पर आई। नमस्कार। नमस्ते जी। एक बार थोड़ा सा अपना पूरा परिचय बता दीजिए, जो लोग नहीं जानते हो जान लेंगे। मेरा नाम महावीर सिंह है, गांव नीलवाल, दिल्ली का रहने वाला हूँ मैं। ये टिकरी बॉर्डर के पास ही गांव है नीलवाल। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमकॉम हूँ। 1982 में मैंने वहाँ से एमकॉम किया था। जब मैं वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो उस समय जयप्रकाश नारायण जी 4 नवंबर 1974 को आए थे हमारे यहाँ मोरिस नगर। मैं उनको भी सुनने गया था। उनका ये साफ कहना था कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं को लड़ाई लड़नी चाहिए और पूरे देश के युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए। उसके बाद में 6 मार्च 1975 को वोट क्लब पर विपक्षी दलों की एक रैली हुई थी। उसमें जयप्रकाश नारायण ही उसके कर्ता धर्ता थे, उनकी अगुवाई में वो रैली हुई थी। उसमें पहली बार मैंने चौधरी चरण सिंह को देखा था। उसके बाद जब मैं वहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो मैं एक नॉर्थ कैंपस की कॉमर्स एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट बना दिया था वहाँ। तो मैंने चौधरी साहब को अपने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बुलाया था। उनके बाद चौधरी साहब कहने लगे कि परीक्षा के बाद मेरे से ज़रूर मिलना, मेरे पास आना। मैं परीक्षा के बाद गया तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप पार्टी में काम करो। मैंने कहा चौधरी साहब मैंने तो इसलिए पढ़ाई की थी कि नौकरी करूँगा, अपना घर चलाऊँगा, गरीब आदमी हैं हम, ज़्यादा पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई पढ़े लिखे नौजवान अगर किसानों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। तो मैं विवश हो गया और उनकी बात को मैं टाल नहीं सका और उन्होंने मेरे को दिल्ली प्रदेश युवा लोकदल का अध्यक्ष बना दिया। तब से हम आज कितने साल हो गए, 40 साल हो गए लगभग, तब से ही हम
काम कर रहे हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के चौधरी लिए। साहब के बारे में उनका स्वभाव बताइए। देखो सब लोग नहीं जानते, चलो उनके बारे में बायोग्राफी किसी ने पढ़ी होगी कि कहाँ जन्म हुआ, क्या किया, लेकिन वो स्वभाव से इंसान कैसे थे वो? चौधरी साहब एक बिल्कुल निष्पक्ष व्यक्ति थे, बहुत ही ईमानदार थे, बहुत सज्जन थे, उनका ऊंचा चरित्र था और वे देश को अपना घर समझते थे। उन्होंने जब खालिस्तान का आंदोलन चला पंजाब में तो उसका बड़ा डटकर विरोध किया था और इंदिरा गांधी ने उनसे सलाह ली थी। उन्होंने कहा था कि भाई देखो, देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए, पहले ही देश के टुकड़े हो चुके हैं। उनको अपनी जान का भी खतरा नहीं था। मैं कई बार उनको कहता था, साथ जाता था उनको हवाई अड्डे पर छोड़ने, रेलवे स्टेशन पर छोड़ने, उनको लेने भी जाता था। तो कहते थे कि भाई देखो, मैं अब डरता नहीं हूँ किसी चीज़ से, हम बूढ़े हो गए हैं, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन देश के लिए मरे तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि वह आज़ादी की लड़ाई में भी रहे थे और उनका बेदाग जीवन था। और अपने लड़के के बारे में भी वे कहते थे कि भाई ये मेरा लड़का आपकी सेवा नहीं करेगा, जो आज सच साबित हो रहा है। उन्होंने ये कहा था, मैंने गरीबी में जन्म लिया, झोपड़ी में जन्म लिया, और मेरा तो लड़का जो है मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का लड़का है, इसलिए उसने गरीबी को नहीं देखा। और गरीबी जो देख चुका होता है, कहते हैं ना, उनका ये कहना था कि मैं तो गरीब बाप की औलाद हूँ, लेकिन मेरे बच्चे गरीब बाप की औलाद। हाँ जी, उनका ये कहना था कि जिसके ना फटी बेवाई वो जाने क्या पीर पर आई। और वो बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे, सिर्फ दूध, लस्सी, दही और रोटी इन्हीं पर वे गुजारा करते थे, बाकी चीज़ों को वे खाते भी नहीं थे। और अध्ययन बहुत करते थे, पढ़ाई करते। हाँ, एक बार मेरे से कहने लगे कि जो विपक्ष में हैं, पता नहीं वे अपना समय, ये राजनेता कैसे समय व्यतीत करते हैं। मैं तो चलो किताबें लिखता हूँ, सारा दिन पढ़ता रहता हूँ, रात को भी पढ़ता हूँ, लेकिन ये तो घूमते रहते हैं, आवारा किस्म के लोग हैं इनमें ज़्यादातर। और ये भी कहते थे मैं राजनीति में गलती से आ गया। कई बार वे कहते थे इस बात को कि मैं गलती से आ गया, क्योंकि मेरा ये विषय नहीं था, राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं था। लेकिन उनकी ईमानदारी के लोग कायल थे। आज फिर देश को ज़रूरत है ऐसे ईमानदार व्यक्ति की। आप खुद कह रहे हो, जो अपने बेटे के बारे में ऐसा बोलते हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं बनेगा भाई, जो मैं कर गया, जैसा मैं हूँ, जैसी मेरी सोच है। तो आज के दिन ऐसे लोग हैं, जो वो लोग बोलते थे ना कि भाई विपक्ष क्या, जो भी बोलते थे कि भाई ऐसे लोग हैं जो घूमते फिरते रहते हैं, काम नहीं करना। हाँ जी, हाँ फिर जी। भी आजकल तो सारे लगभग ऐसे हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब जो है ना अध्ययन बहुत कम करते हैं और किसी भी विषय पर बोलने में वे विशेषज्ञ नहीं कहला सकते, तरह की वे मिलावट करते हैं अपनी बातों में। और आजकल तो मैं देखता हूँ कि बहुत झूठ बढ़ गया है राजनीति में। पहले हमसे पता चला आपको झूठ बढ़ गया है? इसलिए पता लगा कि पहले हमारे बुजुर्ग जो कोई झूठ ज़्यादा बोलता था उसको अपनी चारपाई पर भी नहीं बैठने देते थे, कहते नहीं नहीं यहाँ आप जाइए। और आज मैं देखता हूँ कि मोदी ने तो एक विश्व रिकॉर्ड बनाया झूठ बोलने में। उन्होंने, उनके बराबर कोई विश्व में आदमी नहीं जो इतना झूठ बोलता हो, हर जगह वे झूठ बोलते हैं। और अभी भी कह रहे थे वे थोड़े दिन पहले कि जो है मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ, इससे ज़्यादा और क्या झूठ हो सकता है। मजाक बना रखा है किसान आंदोलन का इन लोगों ने, जबकि ये लड़ाई गुलामी के खिलाफ है। आर्थिक गुलामी जो झेल रहा है देश, विश्व व्यापार संगठन बनने के बाद धीरे धीरे सब जगह विदेशी कंपनी और हमारे यहाँ के पूंजीपतियों की पकड़ बढ़ती गई, देश में असमानता बढ़ती गई। चौधरी चरण सिंह जी तो बहुत ही इस विषय पर गंभीर थे और वे असमानता, गरीबी, गाँव की बदहाली और बेरोजगारी, इन्हीं विषयों पर वे बोलते थे और बड़ा दुख उनको होता था। वे कहते थे कि गांव-गांव में उद्योग होना चाहिए, दस्तकारी होनी चाहिए, छोटा कुटीर उद्योग होना चाहिए, जो चीज़ हाथ से बन सकती है उसमें मशीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश पर पूंजी कम है, देश के पास पूंजी की कमी है और मानव ज़्यादा है, मानव शक्ति ज़्यादा है। तो इसलिए वे अगर उनकी नीतियों पर देश चलता तो आज ये शहरों में भीड़ नहीं बढ़ती। जो रोज़गार की तलाश में भागते हैं लोग और शहरों में जा कर इकट्ठे हो रहे हैं, इन चौधरी साहब के पास तो सभी समस्याओं का हल था। जब मैंने उनको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बुलाया तो सारे वहाँ अर्थशास्त्री आए, तो चौधरी साहब ने उन्हीं से पूछ लिया कि भाई जब आप योजनाएं बनाते हैं
पंचवर्षीय योजना है और फिर सारी समस्याएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, आप बताइए। तो वे कोई जवाब नहीं दे सके थे, क्योंकि वो बहुत विद्वान थे। चौधरी साहब की लिखी हुई जो किताब है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स इन इंडिया, तो उस पर वो अमेरिका में पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पर चौधरी साहब को ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है, जबकि गाने बजाने वाले को भी भारत रत्न दे दिया जाता है। देखिए, हमारी खासकर मैं अपने युवाओं की बात करता हूँ जो मेरे हम उम्र हैं, मेरे साथी हैं। हमारे अंदर आजकल ये इंटरनेट का दौर आ गया, स्मार्टफोन आ गए हैं, तो पढ़ने की आदत छूट गई है। तो उनकी किताब एक बार पढ़नी चाहिए, मैंने पहले भी सुना था। तो मैं कम से कम अब खुद को ये बताता हूँ कि वो किताब मैं एक बार ज़रूर पढ़ूँगा, जो किताब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने लिखी हो, दूसरे देशों में पढ़ाई जाती हो, हार्वर्ड में पढ़ाई जाती है जो, और वही किताब के बारे में हम खुद नहीं जानते। मैं खुद नहीं जानता, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये है कि मैं उसे पढ़ूँगा और आप लोगों की पढ़नी चाहिए, पता तो चले कि उनकी सोच क्या थी, वो चाहते क्या थे। जो किताब दूसरे देश पढ़कर अपने देश की नीतियाँ बनाते हैं, हमारे देश के लोग वो किताब नहीं पढ़ते, उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो चलिए अब आंदोलन की बात कर लेते हैं। हाँ, मैं तो एक बार सिर्फ एक लाइन और कहूँगा कि चौधरी साहब आर्य समाजी थे और बहुत ही उनका सादा जीवन था, उच्च विचार थे और उनके बराबर कोई नेता हुआ नहीं। सभी विपक्ष के नेता हो चाहे सत्ताधारी दल में हो, सभी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और उनको श्रेष्ठ मानते थे। ये नहीं, सबको पता था कि उनका तो एक जीवन खुली किताब की तरह था, इसलिए उनकी बड़ी भारी इज्जत थी और विश्वास था लोगों पर, लोगों का भी उन पर। और इसी उन्होंने सारा जीवन लगा दिया कि भाई पहले तो किसान का नाम भी नहीं लेते थे, कोई पार्टी ये जानती ही नहीं थी किसान क्या होता है। कभी कभार चुनाव में जिक्र हो जाता था, लेकिन उन्होंने किसान की, मजदूर की, गरीब की, गांव की, दस्तकार की आवाज़ उठाई और ईमानदारी से उठाई। एक बार जो है 1979 में दिसंबर के महीने में बिड़ला जी जो है कृष्ण कुमार बिड़ला 5 करोड़ रुपए लेकर आए चुनाव में मदद देने के लिए। चौधरी साहब ने कहा, राजनारायण उनको लेकर आए थे, जो उत्तर प्रदेश के ही नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था अदालत में भी, और फिर बाद में जो है इमरजेंसी लगी चुनाव में जीते, इंदिरा को हराया था उन्होंने, वो लेकर आए। तो चौधरी साहब ने कहा कि इनको वापस पैसे को रखवाओ इनकी गाड़ी में, मैं किसान के पैसे से राजनीति करता हूँ। जब मैं पूंजीपतियों से पैसे लेकर चुनाव लड़ूंगा तो मैं उन्हीं के काम करूंगा, मैं बिक जाऊंगा। और चौधरी चरण सिंह ने ये बात बार बार कही है कि जो है जैसे आप बैंड बाजा बुलाते हैं अपने विवाह शादी में, तो आप जैसी ट्यून कहोगे वो वैसे ही निकालेगा, जो गाना कहोगे वही बजाएगा, तो वो तो आपके खरीदे हुए हो गए। तो चौधरी साहब ये कहते थे कि अखबारों में, टीवी में जब मेरी बढ़ाई आने लगे तो ये समझ लेना चौधरी चरण सिंह बिक चुका, चौधरी चरण सिंह आपका नहीं रहा। तो ये आज तो अखबार भरे मिलेंगे और मोदी हाँ मोदी के तो वाह वाह करेंगे, चैनल वाले करते रहते हैं, उनके बढ़ाई के गीत गाते रहते हैं। एक सवाल का जवाब, आप सब आंदोलन से निकले हुए हैं, पढ़े लिखे भी हैं, आपके पास ज़िंदगी का एक तजुर्बा भी है जी। किसी आम आदमी से जब शहरों के रहने वाला कोई आम आदमी से पूछा जाता भाई किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं, तो एक आध का जवाब आता है, अरे भाई मोदी ने बनाए, कुछ तो सोच समझ के बनाए होंगे, किसान नहीं समझ रहे। तो इसका क्या जी, कुछ तो सोचा समझा होगा उन्होंने। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ 1991 के बाद जो दौर चल रहा है देश में, उससे देश आज आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा चुका है। हम जैसे पक्षी पिंजरे में बंद होता है, वो छटपटा तो सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता, बाहर नहीं निकल सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 1991 में जब चुनाव हो रहे थे, उस समय फ्रांस के अखबार ला मोद ने ये लिखा कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने, बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, लेकिन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह बनेगा, क्योंकि ये विश्व बैंक का हुक्म है। और उसके बाद वही हुआ, वो तो उनका 4 आने का सदस्य भी नहीं था कांग्रेस का, विश्व बैंक में उस समय वे नौकरी कर रहे थे और वे सीधे आए और वित्त मंत्री बने। और उसके बाद 1996 में जब कांग्रेस की हार हुई तो एक एंटनी जो रक्षा मंत्री रह चुके थे कांग्रेस की सरकार में, नरसिम्हा राव सरकार में, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई कि कांग्रेस की हार क्यों हुई,
उसने रिपोर्ट में ये लिखा है साफ साफ कि मनमोहन की गलत आर्थिक नीतियों के कारण हमारी पार्टी की हार हुई। अब इन्होंने ऐसा वो कर लिया है, सिस्टम ऐसी व्यवस्था बना लिया कि 10 साल तुम रहो, 10 साल हम रहेंगे, नीतियाँ जो कि तुम लागू करेंगे। ये लोग जो हैं बीजेपी वाले बहुत विरोध करते थे, डंकल प्रस्ताव का भी, विदेशी कंपनियों का भी, स्वदेशी के नारे लगाते थे। स्वदेशी जागरण मंच नाम भी बना रखा है आरएसएस ने तो, लेकिन काम उल्टे करते हैं। आप ये देखिए, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी बम्बई गए और वहाँ पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और ये कहा कि कांग्रेस जो है, एक एनरॉन बिजली कंपनी आई थी वहाँ पर महाराष्ट्र में 2 बाल में, तो वो जो है उन्होंने ये कह दिया कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना, हमारी अगर सरकार आई तो हम इस कंपनी को उठाकर और अरब सागर में फेंक देंगे। लेकिन जो वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने तो सिर्फ उन्होंने एक ही काम किया, उस बिजली कंपनी को मंजूरी दी। तो ये हर जगह झूठ बोलते हैं। कहते थे, मैंने बहुत सुन रखा है इन लोगों को, कहते थे गरीब और अमीर में 1 और 100 से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। राम राज्य की बातें करते थे। अटल बिहारी तो यहाँ तक कहते थे 16 साल की लड़की गहनों से लदकर रात को 12 बजे जंगल में से निकल जाएगी और उसकी तरफ कोई देखने वाला भी नहीं होगा। लेकिन आज मेरे को बड़ा दुख होता है, इसमें तो स्वामी चिन्मयानंद जैसे पलते हैं, कुलदीप सेंगर जैसे पलते हैं। इन लोगों ने तो देश के धर्म संस्कृति सबको बिगाड़ दिया। आप ये देखिए, ये जो एक राम मंदिर तो बनवा दिया उन्होंने। ये राम मंदिर जरूर बनवा रहे हैं, लेकिन उसमें तो अदालत ने उसको कानून बनाया है, अदालत ने फैसला दिया है। इन्होंने तो धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति की है, लोगों को बांटा है, झगड़े कराए हैं, आग लगवाई है। इसको तो दंगा पार्टी कहना चाहिए। मुजफ्फरनगर दंगे में इनका हाथ है, उसमें साफ लिखा है। जो कमीशन बैठाया था, एक रिटायर जज के अध्यक्षता में कमीशन बैठाया था, उन्होंने सपा और भाजपा दोनों को कहा है कि इन्होंने मिलकर ये काम किया है। छोटू राम की तस्वीर तुड़वा दी। और जो है, हाँ, इसके बारे में छोटू राम की तस्वीर को खंडित किया गया, जो मूर्त थी उनकी, उनको खंडित किया गया था। हाँ, ये महम के इलाके में यही झगड़ा कराने का विचार है इनका। जब और कोई चारा न चले तो लोगों में भ्रम पैदा करो। इन्होंने तो 35 का नारा भी लगाया हरियाणा में, क्योंकि इनका काम है जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटना और लड़ाना। जैसे अंग्रेज करते थे ना, फूट डालो राज करो, उसी नीति पे ये चल रहे हैं। देश का उससे कितना ही नुकसान हो, इस बात से इनको कतई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ देश को बेच रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। और ये पार्टी जो है ना, पहले विरोध करती थी, संसद भी नहीं चलने देती थी। इन्होंने हर वर्ग को धोखा दिया है। जब कांग्रेस विदेशी निवेश लाती थी फुटकर व्यापार में, तो ये संसद नहीं चलने देते थे। ये कहते थे 4 करोड़ से ज़्यादा छोटा दुकानदार बेरोजगार हो जाएगा और हम इसको नहीं लाने देंगे। 2017 में मोदी सरकार ने कानून बनाया कि 100% निवेश की मंजूरी दी है इसमें। इन्होंने तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इन पूंजीपतियों से भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने 2017 में कानून बना दिया, विदेशी कंपनियों से भी चुनाव में चंदा ले सकते हैं, जिसके खिलाफ खुद चुनाव आयोग गया है सबसे बड़ी अदालत में। इससे तो देश गुलाम हो जाएगा। तो ये बड़ी, मैं सोचता हूँ कि ये सरकार में बैठ कर सरकार को बेच रहे, देश को बेच रहे। इनसे ज़्यादा गद्दारी और कौन करेगा? क्यों नहीं रहे? लोगों को समझने में वक्त लगता है, क्योंकि आशाराम बापू भी काफ़ी साल यहाँ पर मज़े कर गए, राम रहीम भी अपने मौज करते रहे। लोगों की आंख तो जब खुली ना, जब उनके मामले सामने आए। आज इनके मामले सामने आ रहे हैं। ये जो 3 काले कानून हैं, इनमें तो 16 पॉइंट तो 11 बार मीटिंग हुई बताया गया है और फिर मुकर गए। कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं काला क्या है इसमें, हमें तो बताया ही नहीं। तो इस तरह के सरेआम झूठ बोलते हैं। आप ये देखिए कि मैंने तो 1993 में ही कहना शुरू कर दिया था कि विदेशी कंपनियां जासूसी करते हैं। अपने साथ जो है यूरोप और अमेरिका के जो राक्षसी सभ्यता है, भोंडी संस्कृति है, उसको ये लेकर आएंगे। वही हो रहा है। आज न्याय व्यवस्था, राजनीति उनकी बंधक बन चुकी है।